हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी पीएसआई और ऑप्शनल की डिस्कशन को। हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसके अंदर अभी तक हम लोगों ने ये जो डिफरेंस का टेबल दे रखा है हमें, ट्रेडिशनल अप्रोच और कंटेम्प्रेरी अप्रोच में क्या फ़र्क होता है, और मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया कि ट्रेडिशनल अप्रोच को जनरली हम ये मानते हैं कि दिस इज़ नॉर्मेटिव अप्रोच। कंटेम्प्रेरी अप्रोच को हम कहते हैं जनरली दिस इज़ बिहेवियरल अप्रोच, या फिर आप इसको एम्पेरिकल अप्रोच भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स में क्या फ़र्क होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसके अलावा ये जो दो थ्योरीज़ का जिक्र आया था हमारे सामने इस टेक्स्ट के अंदर, एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, इन दोनों के बारे में भी हमने दो सेपरेट लेक्चर्स बनाए थे और मैंने आपको कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से समझा दिया था कि एरिस्टोटल का कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उसका जो पॉलिटिकल थॉट है, एरिस्टोटल उस विचारधारा से हमें क्या बताना चाह रहा है और कैसे जाकर एरिस्टोटल का ये कंपैरेटिव एनालिसिस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, यही एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की पहचान बनता है। और एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, जहाँ पर एरिस्टोटल ये कहता है कि अगर थोड़ा बहुत भी चेंज अगर आ रहा है सोसाइटी के अंदर, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, पॉलिटी के अंदर, संविधान के अंदर, जैसे हम अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, तो वो भी एरिस्टोटल की नज़रों में एक क्रांति ही है। क्रांति बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। और एरिस्टोटल उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें तीन प्रकार की गवर्नमेंट्स के बारे में जिक्र करता है अपनी थ्योरी के अंदर: डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ओलिगार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और वो कहता है कि जो चेंजेस हैं छोटे लेवल पर आ सकते हैं, बड़े लेवल पर आ सकते हैं। इस रेवोल्यूशन को लेकर आने के लिए, चेंजेस को लेकर आने के लिए कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, वो मैंने आपको बताए थे, लाइक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस पर चेंजेस लोग डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अभी हमारी पूरी स्टडी कंप्लीट हो गई है एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब दोस्तों जो हम टेबल करने जा रहे हैं उसका नाम है डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मेटिव अप्रोच एंड एम्पेरिकल अप्रोच। अब ये तो वैसे मैंने आपको ऊपर टर्म्स में इतना डिटेल में क्लियर कर ही दिया था कि नॉर्मेटिव अप्रोच और एम्पेरिकल अप्रोच क्या है। वो चीज़ें हम ट्रेडिशनल अप्रोच और कंटेम्प्रेरी अप्रोच से वैसे भी जान चुके हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच का ही दूसरा नाम नॉर्मेटिव अप्रोच है, कंटेम्प्रेरी अप्रोच का ही दूसरा नाम एम्पेरिकल अप्रोच है, जिसको हम बिहेवियरल अप्रोच भी कहते हैं। तो ये जो डिस्कशन है हमारी थोड़ी सी छोटी होने वाली है, बिकॉज ये डिफरेंस का टेबल जो हमें यहाँ पर गिवन है, हम सिर्फ इसको फॉर्मेलिटी के बेसिस पर पढ़ने वाले हैं। एज सच अब हमारे लिए कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर हमें कोई नीड नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है इस ट्रेडिशनल अप्रोच और कंटेम्प्रेरी अप्रोच के डिफरेंस की टेबल से ले चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर कल को अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्मेटिव अप्रोच वर्सेस एम्पेरिकल अप्रोच के बीच में कुछ फ़र्क आपको बताने हो, कभी कोई आंसर लिखना हो, तो ये लेक्चर आपकी थोड़ी बहुत उसमें मदद कर सकता है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप सेम टर्म्स की चीज़ें यहाँ पर अलग अलग तरीके से देखो। क्योंकि इस टॉपिक को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ट्रेडिशनल अप्रोच और कंटेम्प्रेरी अप्रोच को लेकर अच्छी खासी बन गई थी, तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि 1% भी आपको दिक्कत होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मेटिव अप्रोच एंड एम्पेरिकल अप्रोच। अब नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो राइटर हमें यहाँ पर ये बताते हैं, नॉर्मेटिव अप्रोच का जो पूरा का पूरा फोकस होता है वो होता है वैल्यूज़ पर। और जहाँ पर वैल्यूज़ की बात आती है तब हम बात करते हैं व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए। और जब भी हम अगर फ्यूचर एक प्रोजेक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ की कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इनको हटाकर अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूज़ के बेसिस पर अगर नॉर्मेटिव अप्रोच को डिफाइन करा जा रहा है, तो मैंने आपको एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लेक्चर्स में बताया था, ये वाला जो डिफरेंस आज हम कवर करने जा रहे हैं ना दोस्तों, ये ज़्यादा बेटर तरीके से उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ में आ पाएगा जिन्होंने मेरी एथिक्स की क्लास अटेंड करी हुई है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक तरीके से कुछ जो टर्म्स आएंगी वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन एथिक्स के अंदर
जो मैंने आपको थिन डिफरेंसेस बताए थे ना, मोरालिटी वर्सेस एथिक्स वर्सेस वैल्यूज़ वर्सेस मॉरल वैल्यूज़, वो यहाँ पर बहुत काम आएंगे आपको ये समझाने के लिए कि नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल अप्रोचेस में क्या फ़र्क होते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच जो है उसका फोकस वैल्यूज़ के ऊपर होता है। अगर आप याद करो, मैंने आपको एथिक्स की क्लास के अंदर ये चीज़ बताई थी साफ तरीके से कि वैल्यूज़ ना हमेशा अच्छी मानी जाती हैं। वैल्यूज़ कभी भी ऐसी नहीं मानी जाती कि वो गलत हो। और वैल्यूज़ जो हैं वो हमेशा इशारा करती हैं एक चीज़ की तरफ, विच इज़ बेटरमेंट। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल तरीके से अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं, जब हम बात कर रहे हैं ना नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर, वॉट ऑट टू बी, वॉट शुड बी, क्या होना चाहिए, तो हम कभी भी ये तो बोलेंगे नहीं कि अभी चीज़ें सही चल रही हैं, ये गलत हो जानी चाहिए। देश की व्यवस्था अच्छी चल रही है, वेलफेयर सोसाइटी है, सबका भला हो रहा है, रिच और पुअर के बीच में गैप कम हो रहा है, इसको पूरा यू टर्न कर दिया जाए। तो हम हमेशा नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर हम एग्री करते हैं कुछ पॉइंट्स पर कि येस, इन नॉर्मेटिव अप्रोच हमारी जो अप्रोच रहती है वो प्रिस्क्रिप्टिव नेचर की रहती है। येस, वी डू एग्री ऑन दिस। हमारी जो अप्रोच होती है वो एक सजेस्टिव नेचर की रहती है। वी ऑल्सो एग्री ऑन दिस। हमारी जो अप्रोच रहती है वो थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक रहती है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड रहती है। येस, वी एग्री ऑन दिस। बट ये सारी चीज़ों को अगर हम कंबाइन कर कर बोलें कि नॉर्मेटिव अप्रोच इज प्रिस्क्रिप्टिव, इट इज़ सजेस्टिव, इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड, क्योंकि ये बात करता है व्हाट ऑट टू बी के बारे में, क्या होना चाहिए, लेकिन जो भी होना चाहिए वो सोसाइटी में एक बेटरमेंट की तरफ लेकर जाने के लिए ही सुझाव हैं। वो जो सजेशन आ रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई भी जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, कोई भी जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, कोई भी जो पॉलिटिकल फिलोसफर है, अगर वो नॉर्मेटिव अप्रोच के बेसिस पर अपनी थ्योरी को डिज़ाइन कर रहा है, यानी कि उनका अगर पूरा का पूरा फोकस या थ्योरी की जो दिशा है वो आइडियलिज्म के बेसिस पर मोल्ड हो रखी है, लेकिन फिर भी वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिलोसोफर अपने जब पॉलिटिकल थॉट को हमें बताएगा पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, तो वो कभी भी ऐसा तो नहीं है कि गलत चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि व्यवस्था भी ठीक है समाज की, देश की, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, वो गलत हो जानी चाहिए। हम हमेशा बेटरमेंट की तरफ बात करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होती है, बिकॉज जब हम बात करते हैं क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी देयर इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी, या फिर किसी भी प्रकार का अगर वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच है नागरिकों के लिए, तो वो हमेशा वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होगी, क्योंकि वैल्यूज़ हमेशा बात करती हैं बेटरमेंट के ऊपर। सिमिलरली नॉर्मेटिव थ्योरी, नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर जब भी कोई एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आइडियलिज्म के रास्ते को अपनाता है, यानी कि अगर नॉर्मेटिव अप्रोच अगर हमारे सामने वर्ड आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि यस, जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिलोसफर होगा वो आइडियलिज्म की बातें कर रहा होगा, वो चीज़ें अभी है नहीं लेकिन उसका एक अनुमान है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, उसका एक सुझाव है कि ये परिवर्तन आने चाहिए। तो डेफिनेटली करंट सिनेरियो में वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जब किसी भी ज़माने या किसी भी वक्त के अंदर कोई पॉलिटिकल थ्योरी को दे रहा है, वो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, तो उसने कुछ ना कुछ कंटेम्प्रेरी अपने टाइम पर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करा है, कुछ चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करा है, और वो उनको ख़त्म करते हुए वो अपनी पॉलिटिकल थ्योरी, भले ही वो आइडियलिज्म के ऊपर क्यों ना बेस्ड हो, वो इसलिए दे रहा है पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हमें, बिकॉज ही इज पॉइंटिंग आउट टूवर्ड्स बेटरमेंट। यानी कि हम इसको एक वर्ड के अंदर बोले तो दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट अपनी वो पॉलिटिकल थ्योरी को बेस कर रहा है, एक रूट बना रहा है उसको वैल्यूज के बेसिस पर। ठीक है, तो नॉर्मेटिव अप्रोच का जो पूरा का पूरा फोकस होता है वो वैल्यूज और वैल्यू सिस्टम पे ऊपर होता है, बिकॉज यहाँ पर बेटरमेंट की बात होती है। और यहाँ पर नॉर्मेटिव अप्रोच के छत्र छाया में अगर कोई भी थ्योरी डेवलप होती है तो यहाँ पर
एक पर्टिकुलर फिलोसफर, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कुछ चीज़ों को प्रिस्क्राइब करता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो थ्योरी, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, ये कोई नई चीज़ नहीं आपके लिए, कि दिस थ्योरी इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, दिस अप्रोच इज सजेस्टिव इन नेचर, इट इज़ अ फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन स्टेट। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब करी जाती हैं। द प्रेफरेंस, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्डर एज डिक्टेटेड बाय मोरालिटी। तो यहाँ पर देखो आपके लिए कीवर्ड आ गया कि यहाँ पर ऐसी चीज़ों को प्रेफर करा जाता है कि समाज के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, एज वेल एज राजनीतिक व्यवस्था के अंदर एक ऐसा पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्डर आना चाहिए जो कि, पर्टिकुलर ऑर्डर का मतलब ये कि ऐसा पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम इजाद होना चाहिए जो कि बेस्ड हो मोरालिटी के ऊपर। यानी कि जहाँ पर बात हो सत्ता में बैठे हो जो लोग हों, या संविधान ऐसा लिखा जाए, या रूल बुक ऐसी बनाई जाए जहाँ पर गुड और बैड के आस्पेक्ट, राइट और रॉन्ग के आस्पेक्ट, जस्टिस, ठीक है, या अनजस्टिस के आस्पेक्ट, फेयर और अनफेयर के आस्पेक्ट, कुछ भी ऐसी चीज हो जहां पर दो पहलुओं के बारे में बात हो, एक अच्छा एक बुरा। तो यहां पर हमें मोरालिटी के बेसिस पर अचीव करना होता है व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी। अब क्योंकि यहां पर दो चीज़ों के बारे में बात आ गई है, मोरालिटी और वैल्यूज़, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि एथिक्स की अगर क्लासेस आपने मेरी ध्यान से सुन रखी हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मोरालिटी जब बात करती है अच्छे बुरे के बारे में, और वैल्यूज़ जो होती हैं वो अपने आप में अच्छी होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉर्मेटिव अप्रोच की जो थ्योरीज होती हैं वो आइडियलिज्म के बेसिस पर ज़रूर डेवलप हुई होती हैं, लेकिन अगर वहाँ पर बात आ रही है, वहाँ पर अगर फ्लेवर आ रहा है वैल्यूज़ का, और वो मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है ताकि वो इस चीज़ को अचीव कर सके कि व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट शुड बी, तो यानी कि दीज थ्योरीज विच आर डेवलप्ड on the basis of normative approach, they always point out towards a betterment of socio-economic and political structure of a country, right? वहीं पर बिल्कुल उसके विपरीत जो एम्पेरिकल अप्रोच है, तो यहाँ पर जो थ्योरिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो आइडियलिस्ट नहीं होते हैं, वो अपनी फिलॉसफी को, अपने पॉलिटिकल थॉट को, पॉलिटिकल विचारों को बेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रियलिज्म। वो प्रैक्टिकल चीज़ों और प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पर जब भी वो कोई थ्योरी दे रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो कि एम्पेरिकल अप्रोच का सहारा लेकर अपनी पॉलिटिकल थ्योरी को इजाद करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। उनका पूरा फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है कि व्हाट इज ऑलरेडी देयर, ना कि क्या होना चाहिए। तो एम्पेरिकल अप्रोच का पूरा फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है, उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव ये होता है ताकि हम जो पर्टिकुलर फैक्ट्स जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे पास उसको हम डिस्कवर कर सकें और उसको हम डिस्क्राइब कर सकें। यहाँ पर हम दो चीज़ों का सहारा लेते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ फैक्चुअल तरीके से बतानी है तो एक तो आप सबसे पहले उन घटनाक्रमों को ऑब्जर्व करोगे, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। एरिस्टोटल अपने गुरु की बहुत इज्जत करता था, प्लेटो की, लेकिन उसने ये कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी इजाद ही इसलिए करी थी, उसको इन्वेंट ही इसलिए करा था बिकॉज वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना चाहता था कि अभी तक उसने अपने गुरु प्लेटो के मुंह से यही चीज़ सुनी थी कि डेमोक्रेसी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन उसने इस चीज़ के पुख्ता सबूत ढूंढने के लिए उसने 158 अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करा। अब जर्नली हम यहाँ पर प्रीवियस डिफरेंस के अंदर कह तो देते थे कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है ज़्यादातर वो नॉर्मेटिव होती है, लेकिन ट्रेडिशनल थिंकर और क्लासिकल थिंकर जो है वो तो एरिस्टोटल भी था, लेकिन एरिस्टोटल को हम ट्रेडिशनल अप्रोच की कैटेगरी के अंदर ना रखते हुए हम उसको कंटेम्प्रेरी अप्रोच के अंदर इसलिए रखते हैं बिकॉज कंटेम्प्रेरी अप्रोच या कंटेम्प्रेरी थ्योरीज, पॉलिटिकल थ्योरीज जो भी इवॉल्व हुई वो एम्पेरिकल अप्रोच की बेसिस पर इवॉल्व हुई थी। और जो एरिस्टोटल था, हालांकि वो एक क्लासिकल थिंकर था, एथेंस ग्रीस में जो लोकेटेड था एरिस्टोटल, उसका टेन्योर जो है वो बिफोर कॉमन एरा का है, लेकिन फिर भी उस जमाने के अंदर भी एरिस्टोटल जो है वो हवाई किले बनाकर बात नहीं करता था अपने गुरु प्लेटो की तरह।
इसलिए हम एरिस्टोटल की अप्रोच को अगर आप देखोगे यहाँ पर जो एग्जाम्पल के तौर पर राइटर ने हमें बताया था, एरिस्टोटल की चाहे हम बात करें कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी की या फिर एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन की, दोनों ही थ्योरीज को राइट साइड पर रखा गया। और राइट साइड है हमारी कंटेम्प्रेरी अप्रोच जो कि बिहेवियरल अप्रोच होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एम्पेरिकल मेथड यूज होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन यहाँ पर यूज करी जाती है। तो सिमिलरली एम्पेरिकल अप्रोच के अंदर हम ये चीज़ जान चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से कि यहाँ पर किसी भी चीज़ का तर्क देते हुए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है और उस चीज़ का सेंसरी एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। इसलिए एरिस्टोटल ने पूरे जीवन भर अपने गुरु प्लेटो की बात तो सुनी, लेकिन उसने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन करा, सेंसरी एक्सपीरियंस गेन करा कि मैं पहले खुद से दुनिया के अलग अलग नेशन स्टेट, सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करना चाहता हूँ। और इसी के चलते उसने इतना ज़्यादा मोटिवेटेड वो हो गया था एरिस्टोटल के, उसने 158 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन जो उस वक्त उस ज़माने में अवेलेबल थे उसके सामने, उसने सबको स्टडी कर डाला इस बात के पुख्ता सबूत ढूंढने के लिए कि जो प्लेटो कहता था कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्चुअली इट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एरिस्टोटल ये जानना चाहता था कि क्या सारी की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिन देशों के अंदर हैं, क्या वो सभी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या जहां पर डेमोक्रेसी का जिन देशों में नामो निशान नहीं है, जिनके संविधानों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कोई जिक्र ही नहीं है, तो क्या वहां पर वेलफेयर स्टेट का बिल्कुल भी फंडा नहीं है? क्या वहां पर नागरिक परेशान है? क्या वहां पर क्या एक जो वेलफेयर सोसाइटी इजाद होनी चाहिए उससे लोग कोसों दूर है क्या? तो एरिस्टोटल ने फिर ये अपनी थ्योरीज के अंदर कंक्लूड करा कि मेरे जो गुरु थे, मेरे जो मेंटोर थे प्लेटो, वो हवाइयाँ किले बनाकर बात करते थे। जब मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन करा इन सब चीज़ों का, अलग अलग नेशन स्टेट्स का, उनके अंदर उनके पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझा, और वो भी प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद, फैक्ट्स को गैदर करने के बाद और खुद एक्सपीरियंस करने के बाद, तो एरिस्टोटल बोलता है कि मैं अपने गुरु की इज्जत बहुत करता हूँ, लेकिन मैं उनकी बातों में 100% सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड वे में और थोड़ा सा सेंटिमेंटल होकर, भावनाओं में बहकर, हवाइयाँ के लिए बनाकर कोई भी थ्योरी दे देते थे। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि एम्पेरिकल अप्रोच जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट इज़ बेस्ड ऑन सेंसरी एक्सपीरियंस, जहाँ पर आप जो चीज़ें जैसी होती हैं उसको आप वैसे ही डिस्क्राइब करते हो। यहाँ पर आप कोई हवाइयाँ के लिए नहीं बनाते हो, ना ही आप कोई मिर्च मसाला लगाकर कोई बात करते हो। ओके, एग्जाम्पल इन द थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पर कौन सी थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करी जा रही है? जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब जॉन रॉल्स, अगर आपको पता हो कि प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, मैकियावेली के ज़माने से काफ़ी आगे के ज़माने का वो थिंकर है, ठीक है। और नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर जनरली हम ट्रेडिशनल फिलोसफर्स को, क्लासिकल थिंकर्स को रखते हैं, लेकिन जॉन रॉल्स की, जैसा हमने प्रीवियस टेबल के डिफरेंस में भी पढ़ा था, कि जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस हालांकि एक कंटेम्प्रेरी अप्रोच की थ्योरी है, एक कंटेम्प्रेरी थ्योरी है, जिसको हमने यहाँ पर भी देखा था कि कंटेम्प्रेरी टाइम में जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं उनकी कैटेगरी में आती है वेलफेयर स्टेट की थ्योरी, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस और न्यू लिबरल थ्योरी। ये सब मॉडर्न थ्योरीज हैं, लेकिन मॉडर्न होने के बावजूद भी हमने जब ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी अप्रोच के डिफरेंसेस करे थे, तब भी हमने जॉन रॉल्स की जस्टिस की थ्योरी को बोला था कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच की थ्योरी है, बिकॉज इसका पूरा लेना देना नॉर्मेटिव अप्रोच के साथ है। और जहां पर अब ये डिफरेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉर्मेटिव अप्रोच वर्सेस एम्पेरिकल अप्रोच, तो उसी प्रीवियस पॉइंट को जस्टिफाई करते हुए राइटर आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर जॉन रॉल्स ने कोई पुख्ता सबूत नहीं इकट्ठे करे थे। उसने हमें जो थ्योरी दी है वो अगेन एक ऐसी थ्योरी प्रेजेंट करी है जो कि एक आइडियलिस्ट है, एक हवाइयों के लोग के बारे में बात करता है जॉन रॉल्स, कि ऐसा होना चाहिए जहाँ पर समाज के अमीर लोग, गरीब लोग, छोटे तबके के लोग, ऊंचे तबके के लोग, सब लोग साथ आएंगे और वो जस्टिस के प्रिंसिपल्स को इजाद करेंगे, जिसके बेसिस पर सोसाइटी और देश चल पाएगा, ठीक है। वेल ऑफ इग्नोरेंस के कॉन्सेप्ट की उसने बात करी कि हमारा पैदा होना, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, भगवान ने हमसे पूछा नहीं था कि तुम कैसे परिवार के अंदर पैदा होना चाहोगे, तुम्हारा रंग रूप क्या होना चाहिए, वो परिवार कहाँ पर होना चाहिए, भगवान ने हमसे कुछ भी नहीं पूछा था।
तो ऑटोमेटिकली समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग पैदा हुए हैं जो कि गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए हैं, और वहीं पर कुछ लोग ऐसे पैदा हुए हैं जहाँ पर जिनके पास बचपन में दुख दर्द और पीड़ा के अलावा कुछ भी नहीं रहा। तो जब सोसाइटी में डिफरेंसेस नेचुरली आ जाते हैं तो सभी लोगों को साथ मिलकर आना ही पड़ेगा, ताकि सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो जस्ट बेसिस पर चल पाए, जस्टिस का इंग्रेडिएंट वहाँ पर हो, और उन जस्टिस के प्रिंसिपल्स को, उन जस्टिस के सिद्धांतों को सब लोग मिलकर इजाद करेंगे। फिर चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो पूंजीवादी व्यक्ति हो, चाहे वो लेबर क्लास का व्यक्ति हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी हमें सबूत कभी देखने को मिलता ही नहीं है। कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर संविधान के अंदर, उस देश के रूल बुक के अंदर ऐसे न्याय के सिद्धांत लोगों ने साथ मिलकर, अमीर गरीब, काला गोरा, मर्द औरत, सबने मिलकर इजाद करे और वो सोसाइटी उन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पर, उन्हीं न्याय के सिद्धांतों पर चल रही हो। तो क्योंकि यहाँ पर जॉन रॉल्स भी भावनाओं के अंदर हमें बहता हुआ दिखता है अपनी जस्टिस को अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को देते हुए, इसलिए हम जॉन रॉल्स की इस थ्योरी ऑफ जस्टिस को भी नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर ही रखते हैं। नॉर्मेटिव अप्रोच की कैटेगरी के अंदर इसको रखा जाता है, जहाँ पर जॉन रॉल्स डिफाइन करने की कोशिश करता है कि जस्टिस क्या है, लेकिन वो जॉन रॉल्स का पर्सनल ओपिनियन है। और जिस तरीके से वो कहता है कि जस्टिस समाज के अंदर आहट देगा, जिस तरीके से न्याय की व्यवस्था एक समाज के अंदर, एक देश के अंदर बनेगी, तो जॉन रॉल्स यहाँ पर एक आइडियलिस्ट अप्रोच का सहारा लेकर अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को दे रहा है। एम्पेरिकल एनालिसिस के अंदर अगर हम एग्जांपल को डिस्कस करें तो कोई भी अगर थ्योरी एम्पेरिकल अप्रोच या एम्पेरिकल एनालिसिस के ऊपर जब वो बेस्ड होती है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक डिटेल्ड अकाउंट देखने को मिलता है। जैसे आप स्टडी करना चाहो, फॉर एग्जांपल लोगों के वोटिंग बिहेवियर को इन अ पर्टिकुलर इलेक्शंस, तो आप यहाँ पर फैक्ट्स को गैदर करोगे, ठीक है, आप यहाँ पर पोलिंग फैक्ट्स को, पोलिंग डेटा को गैदर करोगे, आप खुद भी जाके एज अ न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो कि लोग ने कौन सी पार्टी को वोट दिया और क्या चीज़ें देखते हुए आप यहाँ पर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेकर आ सकते हो। आपको पता होता है कि चुनावी माहौल के अंदर जब चुनाव होने वाले होते हैं या फिर जब वोटिंग हो चुकी होती है तो लोगों का रवैया क्या है, हवा का रुख किस तरफ है, कि कौन सी पार्टी आपको पहले ही पता लग जाता है कि सत्ता में आने वाली है कि नहीं आने वाली है। तो वहाँ पर आप कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाते हो, आप वो जो एक एग्जिट पोल जिसको बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स कंडक्ट करवाते हैं, तो वो भी जब बोलते हैं कि इस पार्टी की लहर आने वाली है या फिर हवा का रुख जो है, जो रुझान है, वो कह रहे हैं कि ये वाली पार्टी सत्ता में आ सकती है, तो वो सारी बातें फैक्ट्स के बेसिस पर, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, सेंसरी एक्सपीरियंस पर, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो आप लेकर आए हो, वोटर से पूछ कर उनका आपने इंटरव्यू लिया है, उसके बेसिस पर आप अपने ओपिनियन को फ्रेम करते हो। तो यानी कि आप यहाँ पर आइडियलिज्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हो, आप यहाँ पर रियलिज्म के रास्ते पर चल रहे हो। आपका पूरा फोकस है ऑन व्हाट इज, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल एम्पेरिकल एनालिसिस का। लेकिन दोनों अप्रोच के अपने अपने कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। इन दोनों अप्रोच को यूज़ करने से कुछ कुछ दिक्कतें भी हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें कि व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स एंड हर्डल्स वाइल यूजिंग नॉर्मेटिव अप्रोच, तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि अगर नॉर्मेटिव अप्रोच वैल्यूज़ और मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है, तो मोरालिटी जो है वो तो सब्जेक्टिव हो सकती है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। अब देख रहे हो यहाँ पर एथिक्स की डिस्कशन किस प्रकार से आपकी हेल्प कर सकती है। मैंने आपको मोरालिटी और एथिक्स के बीच में एक बेसिक फ़र्क, वन लाइनर फ़र्क ये बताया था कि एथिक्स के जो सिद्धांत होते हैं हालांकि वो भी मोरालिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, लेकिन एथिक्स इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल। मोरालिटी जो है पर्सन का राइट और रॉन्ग, फेयर और अनफेयर, जस्ट और अनजस्ट बिहेवियर, वो सिचुएशन टू सिचुएशन बदल सकता है। जैसे कि मैंने आपको एथिक्स की क्लास के अंदर एक एग्जांपल बताया था कि एक लड़के की माँ की तबीयत खराब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसने केमिस्ट की शॉप से दवाइयाँ चोरी कर ली अपनी माँ की जान बचाने के लिए। तो उसकी मोरालिटी ये कहती थी कि मैंने कुछ गलत नहीं करा क्योंकि मैं अपनी माँ की जान बचा रहा था और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि मैं दवाइयाँ खरीद सकूं। तो उस पर्सन ने अपनी चोरी को जस्टिफाई कर लिया माँ की तबीयत का या माँ के मरने का एक रीज़न बनाकर। वहीं पर जो एथिक्स हैं, एथिक्स की नज़रों में चोरी चोरी है, फिर चाहे भले ही किसी की माँ की जान क्यों ना जा रही हो। तो मोरालिटी के बेसिस पर अगर नॉर्मेटिव अप्रोच बेस्ड है तो मोरालिटी तो सब्जेक्टिव है। इंसान
अपनी पल पल में फितरत बदलता है, तो वो राइट और रॉन्ग के प्रिंसिपल्स, जस्टिस और अनजस्टिस के प्रिंसिपल्स, फेयर या अनफेयर के प्रिंसिपल्स, इनको भी अपने हिसाब से बदल लेता है। इंसान का तर्क देना कभी रुकता थोड़ी ना किसी भी परिस्थिति के अंदर। इंसान तो हमेशा हर सिचुएशन के अंदर अपने आप को ठीक ही बताता है। इसलिए इस अप्रोच का, नॉर्मेटिव अप्रोच का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसी बात के ऊपर आकर अटक जाता है कि मोरालिटी क्योंकि सब्जेक्टिव है, इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो न्याय किसी के लिए क्या है वो तो सब्जेक्टिव चीज़ है। बहुत सारी डेफिनेशंस फिर बनकर आ सकती है न्याय की। अगर लेकिन ये एथिक्स का पार्ट होता तो एथिक्स कहता कि नहीं, जस्टिस तो जस्टिस है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर मोरालिटी के प्रिंसिपल को लेकर आ रहे हैं और मोरालिटी की डेफिनेशन अपने आप में ये कहती है कि वेदर वी टॉक अबाउट राइट और रॉन्ग, वेदर वी टॉक अबाउट फेयर और अनफेयर, वेदर वी टॉक अबाउट जस्ट और अनजस्ट, बट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। तो यहाँ पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है नॉर्मेटिव अप्रोच में किसी भी थ्योरी को लेकर, वो थोड़ी सी बायसनेस वाली थिंकिंग आ जाती है। हमारी किसी भी थ्योरी को लेकर बायस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट की, एक पॉलिटिकल फिलोसफर की, क्योंकि वो अपने वक्त, हालात और ज़माने के अनुसार एक थ्योरी देने की कोशिश करता है। जैसे अगर प्लेटो हमें ये बोल रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बुरी है, डेमोक्रेसी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो प्लेटो यहाँ पर थोड़ा सा सेंटिमेंटल होकर अपने ज़माने के अंदर उसने अपने जीवन काल में जो दो सबसे खतरनाक चीज़ें देखी कि उसके गुरु सोक्रेटिस को जहर दे दिया गया था सच बोलने की वजह से, और उसका देश पेलोपोनेशियन वॉर को हार गया था। तो प्लेटो के इन दो चीज़ों के, इन दो एक्सपीरियंस की वजह से प्लेटो जिंदगी भर यही मानता रहा कि डेमोक्रेसी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहीं पर एरिस्टोटल ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। एरिस्टोटल ने अपने गुरु के साथ ऐसा होता है कुछ भी नहीं देखा, ना ही अपने देश को हारते हुए देखा। तो एरिस्टोटल जो है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन करता है कि मैं अपने गुरु, एरिस्टोटल कहता है कि प्लेटो की ये जो थ्योरी है कि डेमोक्रेसी, या प्लेटो का जो तर्क है, जो उनका ओपिनियन बन चुका है, उनका जो बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे खराब व्यवस्था होती है किसी भी देश को चलाने के लिए। तो एरिस्टोटल ये जानना चाहता था कि अगर दिक्कत उन लोगों में है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को गाइड कर रहे हैं, तो अगर वो लोग हट जाएं जो कि करप्शन कर रहे हैं या लोगों का भला नहीं चाहते हैं, वो वेलफेयर स्टेट को बनने ही नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमें हटाना चाहिए, ना कि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को गाली देनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी क्रिटिसिज्म है नॉर्मेटिव अप्रोच के। वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों एम्पेरिकल अप्रोच के कुछ क्रिटिसिज्म्स के बारे में, तो यहाँ पर जो है एम्पेरिकल अप्रोच की भी एक लिमिटेशन है, इसको भी क्रिटिसाइज करा जाता है कि इट ओनली डिस्क्राइब्स अ पर्टिकुलर फिनोमिना। यहाँ पर भले ही हम फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, सेंसरी एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर फिनोमिना को जैसा वो हुआ है वैसे उसे डिस्क्राइब करते हैं। कहने का मतलब ये है, एम्पेरिकल अप्रोच को क्रिटिसाइज करने वाले जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और फिलोसफर्स हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी थ्योरी का मकसद तभी पूरा होता है जब वो कोई चीज़ सजेस्ट करे, यानी कि कंक्लूजन तक तो पहुंचे, कम से कम कुछ एक वे फॉरवर्ड तो दे, एक अच्छा सॉल्यूशन तो दे। आपने तो उसे प्रॉब्लम बता के रख दी है, जैसे को तैसा बताकर रख दिया है, लेकिन कम से कम कोई एक वे फॉरवर्ड तो दो, कोई एक सॉल्यूशन तो दो। अब एम्पेरिकल अप्रोच के अंदर जो थ्योरिस्ट होते हैं वो वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशन को देने से इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है अगेन इट इज़ अ स्टोरी मेकिंग, अगेन ये एक आइडियलिज्म की राह है। लेकिन इसका क्रिटिज्म यही है कि आप जब तक प्रॉब्लम जैसी उसको आइडेंटिफाई करके जो पिक्चर बता रहे तो वो चीज़ तो वैसी फिक्स ही रहेगी ना, कोई सॉल्यूशन तो दो कि ये चीज़ बेटर कैसे हो सकती है। अब अगर दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, देखना 1 मिनट के लिए इस लेक्चर को भूल जाओ, एक मेरी बात सुनो। जब भी हम यूपीएससी के अंदर दिव्या मयूर मेंस की आंसर राइटिंग की बात करते हैं, हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आता है और जिसकी टोन कुछ ऐसी है कि एक स्टेटमेंट दे रखी है, फिर बाद में हमें इसको बोलेगा क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है, या कमेंट ऑन दिस थिंग। सबसे पहले तो दिव्या मयूर हम जो यूज़ करते हैं वो एम्पेरिकल अप्रोच यूज़ करते हैं ना, कि जो चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे के अंदर या करंट अफेयर के अंदर या हमारे स्टैटिक बुक्स के अंदर जो चीज़ें गिवन है पहले हम उसको वैसे लिस्ट डाउन कर देते हैं, जो भी फैक्ट्स होती हैं, जो भी हमने ऑब्जर्व करा होता है, जो भी हमने पढ़ रखा होता है, राइट। लेकिन यूपीएससी का आंसर अधूरा रहता है ना अगर आप अपना वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन ना लिखो, प्रॉब्लम ना बताओ। क्योंकि आपने हर जगह सुना होगा एक बेसिक आंसर राइटिंग की अप्रोच यही कहती है कि दिक्कतें तो सबको पता है, लेकिन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आप सॉल्यूशन दो ताकि वो चीज़ बेटर तरीके से आ सके, आप कल को एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर का पार्ट होगे। तो हम अपनी मेंस के आंसर राइटिंग में क्या करते हैं यूपीएससी में, शुरू में वी आर अडॉप्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू बॉडी वी आर अडॉप्टिंग अ एम्पेरिकल अप्रोच,
उसके बाद हम नॉर्मेटिव की तरफ ही तो बढ़ते हैं जब हम सॉल्यूशन देते हैं या वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। तो अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस क्वेश्चन के अंदर क्रिटिकली एनालाइज करके सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट लिख दें, सिर्फ नेगेटिव पॉइंट लिख दें, तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे यूपीएससी में, या फिर हमारा आंसर कंप्लीट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलरली एम्पेरिकल अप्रोच को भी एक चीज़ के ऊपर गालियां खानी पड़ती हैं, और वो ये है कि यहाँ पर एम्पेरिकल अप्रोच का पूरा फोकस रहता है कि एक पर्टिकुलर इवेंट को, एक पर्टिकुलर फिनोमिना को, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, एक घटनाक्रम को सिर्फ डिस्क्राइब करना। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट और प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि कोई बात तो बताओ कि सॉल्यूशन कैसे आ सकता है, वे फॉरवर्ड कैसे आ सकता है, कुछ प्लान ऑफ एक्शन तो बताओ कि आपने गलत चीज़ें तो बता दी कि चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन आप उसको ठीक करने के लिए कुछ सुझाव तो दो। अब वो सुझाव यहाँ से मिसिंग होते हैं एम्पेरिकल अप्रोच के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू अ प्रोमिनेंट स्कॉलर जिनका नाम था रॉबर्ट डहेल, हम इनके बारे में आगे चलकर जानेंगे। तो रॉबर्ट डहेल बेसिकली एक कमेंटेटर थे, जो भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने थ्योरीज ईजाद करी थी उनके ऊपर कमेंट्स करते थे, ये क्रिटिसाइज करने का काम भी करते थे, और इनका क्रिटिज्म बहुत फेयर क्रिटिज्म माना जाता है, बिकॉज पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रॉबर्ट डहेल ने आज तक जिन जिन थ्योरीज के ऊपर जो भी कमेंट करा है वो बेसिकली एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच उन्होंने बताई है कि ये चीज़ें गलत है, हम इसको मानना चाहिए और ऐसे ऐसे करके हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, जिसके बारे में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट बात करना भूल गया है अपनी थ्योरी के अंदर। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को या वे फॉरवर्ड को लिखना भूल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डहेल कहते हैं कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में, अगर आप सिंपली अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हो ना, तो इससे आप एक रूम, आप एक विंडो, आप एक डोर ओपन कर रहे हो, ठीक है। इन पॉलिटिक्स नॉट डिसाइडिंग इज सिंपली डिसाइडिंग कि आप दूसरों को अलाउ कर रहे हो कि वो आपके बिहाफ पर डिसाइड करें। यानी कि रॉबर्ट डहेल एक प्रकार से टॉन्ट मार रहे हैं कि अगर एम्पेरिकल अप्रोच इतनी सही है, लेकिन वो जैसे को तैसा लिखकर चले जाते हैं, एम्पेरिकल अप्रोच के छत्र छाया के अंदर जो भी पॉलिटिकल थ्योरीज ईजाद होती हैं बाय वेरियस पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड फिलोसफर्स, तो वो बेसिकली अगर चीज़ें गलत हैं तो उसको गलत बताकर चले जाते हैं, चीज़ें ठीक हैं तो उसको ठीक बताकर चले जाते हैं, जहाँ चीज़ें आधी अधूरी लटकी हुई हैं सही और गलत के बीच में तो उसको वैसा लिख कर चले जाते हैं। तो रॉबर्ट डहेल ये कहते हैं अगर बाकी क्षेत्रों को तो आप छोड़ दो, लेकिन आप राजनीति के क्षेत्र की बात करो, अगर आप राजनीति में कुछ डिसाइड ही नहीं करते हो, अगर आपसे पूछा जाए आप क्या सोचते हो कौन सी सरकार आएगी, आप कहो जी हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है ये सरकार, कैसे बनती है पार्टी, मेरा तो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो रॉबर्ट डहेल कहते हैं कि ऐसा अगर समाज होगा जहाँ पर लोग अपने लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो याद रखना रॉबर्ट डहेल कहते हैं कि आप अपने लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इससे आप एक रूम, एक विंडो और एक डोर, एक बहुत बड़ा स्कोप छोड़कर जा रहे हो कि यू बीइंग अनडिसाइसिव, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर समवन एल्स कि वो आपके लिए फिर ऑटोमेटिकली डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप अपने लिए डिसाइड नहीं कर पाए थे। आप इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? मान लो कि आप वोटिंग जो है वो ऐसे ही करके चले आते हो कि आपके दादा दादी ने कुछ कहा, घर पे कोई बात चल रही है कि बेटा कांग्रेस को ही वोट डालना, बेटा समाजवादी पार्टी को ही वोट डालना, बेटा बीजेपी को ही वोट डालना। अब आपके डिसीजंस रैशनल है नहीं, आप जानते भी नहीं हो कि इलेक्शंस के अंदर कौन खड़ा हो रहा है। उन्होंने तो, घर वालों ने आपको ये पट्टी पढ़ाकर भेजा था कि कमल का निशान देखो, हाथ का निशान देखो, साइकिल का निशान देखो, हाथी का निशान देखो, फलाना फलाना पार्टी पे वोट कराना। अब आपने ना उनकी पॉलिसीज को रिव्यू करा, आपको ना ये पता है कि चारों कैंडिडेट्स एक दूसरे से कंपटीशन में कैसे अलग हैं, किसके आने से आपको फ़ायदा होगा, जो अभी उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसका बैकग्राउंड क्या है। तो आप जब अपने लिए जो डिसीजन है, अपने लिए क्या डिसीजन है कि आप ऐसे प्रतिनिधि को अपने चुन रहे हो जो कि आपकी आवाज़ बनेगा आने वाले 5 साल के लिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मतलब मैं यहाँ पर। तो आप अगर इस चीज़ में अनडिसाइसिव हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप रैंडम ऐसे बंदे को चुनकर लेकर आ रहे हो जो कि आने वाले 5 सालों तक आपको और आपके समाज को, आपके गली मोहल्ले को नचाएगा। फिर रोडें टूट रही हैं, खंबे गिर रहे हैं, स्ट्रीट लाइटिंग नहीं चल रही है, लाइट नहीं आ रही है, महिलाओं के साथ कुछ गलत बर्ताव हो रहा है, पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, चोरी चकारे बढ़ रही हैं, चेन स्नैचिंग की घटना बढ़ रही हैं, हैरेसमेंट हो रहा है किसी लोगों का, या बच्चे किडनैप हो रहे हैं। समाज के अंदर अगर ऐसे तत्व फैलने लग जाएं और ऐसी गलतियां आने लग जाएं, तो उसके लिए फिर आपको अपने आप को जिम्मेदार मानना चाहिए, क्योंकि जब किसी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को जिम्मेदारी देने का टाइम था तो आप अनडिसाइसिव थे, लेकिन अब रैंडमली कोई एक पर्सन आकर
आपको नचाएगा, आपके समाज वालों को नचाएगा, आपकी कम्युनिटी वालों को नचाएगा, गली मोहल्ले को नचाएगा, अल्टीमेटली अगर वो सीएम है तो पूरे स्टेट को नचाएगा, पीएम है तो पूरे देश को नचाएगा। तो आपके अंदर सबसे पहले तो डिसाइसिव टेंडेंसी होना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट हल कहते हैं वैसे तो सभी क्षेत्रों के अंदर, लेकिन राजनीति के क्षेत्र के अंदर बहुत जरूरी है कि आप ये जान पाओ कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप चुन रहे हो, उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को आप वोट देकर आए हो तो उनका बैकग्राउंड, उनका कैरेक्टर, उनका नेचर कैसा है। क्या हमें कुछ एक ऑल्टरनेटिव चाहिए, ठीक है। क्या बीजेपी कांग्रेस के अलावा भी जो लोग अनडिसाइसिव रहते हैं कि हम तो बीजेपी को इसलिए वोट कर आ गए बिकॉज कांग्रेस में हमें कोई एकदम नहीं दिखती है, तो क्या इसके लिए कोई एक ऑल्टरनेटिव आ सकता है? क्या क्या कोई पार्टी बन सकती है क्या? मान लो कि कोई एक पार्टी बन जाए संयुक्त भारतीय सेना के नाम से, जो कि इन दोनों से बहुत बेहतर हो, जिसका लीडर सबका भला चाहे, वो आपसे कनेक्ट कर सके। तो क्या आपको उस लीडर में, उस पार्टी में कुछ अलग दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये डिफरेंस है नॉर्मेटिव अप्रोच और एम्पेरिकल अप्रोच में। ठीक है, तो लास्ट में राइटर हमें ये कहते हैं कि डिस्पाइट हैविंग प्रोज एंड कॉन्स, मतलब दोनों के फायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, कंटेम्प्रेरी अप्रोच के भी, नॉर्मेटिव अप्रोच और एम्पेरिकल अप्रोच के भी, बोथ आर इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम कंटेम्प्रेरी अप्रोच के बारे में बात करें तो ऑटोमेटिकली हम बिहेवियरल अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, एज वेल एज हम ऑटोमेटिकली एम्पेरिकल अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड देयर इज अ अर्जेंट नीड टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन द टू, ताकि ये कनेक्टेड रहे और क्रिटिसिज्म जो है ये इसके कैसे न कैसे करके बैलेंस्ड रहे। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।